रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जो कि इस 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें चीज़ें आपस में मिल के कुछ बना रही हों, तो जो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो ऐसी चीज़ें जो नई बनती हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट, और जो मिलती हैं बनाने के लिए नई चीज़ उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके पानी बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें क्या होंगे, रिएक्टेंट, जबकि पानी जो है वो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और पानी बन रहा है। तो जो नई चीज़ बनेगी वो प्रोडक्ट, और जो चीज़ें आपस में मिलेंगी वो होंगी रिएक्टेंट। उससे अगला बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल जैसे कि इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वापस ना आ सके। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक बार प्रोडक्ट बन जाए वो दोबारा से रिएक्टेंट ना बना सकें, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट ना बनाए उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन एक कंप्लीट होते हैं, दूसरा इनको सिंगल एरो से शो किया जाता है। उसके बाद अगला है रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स मिल के दोबारा से रिएक्टेंट बना दें वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कम्प्लीशन। ये मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गए, अगली बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो ये कंप्लीट नहीं होंगे। और इनको डबल एरो से शो किया जाता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में हमने डबल एरो लगाना होता है। इसकी एग्जांपल देखें, ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स इन अ क्लोज फ्लास्क हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म। देखें, जब हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है जब इनको गर्म किया जाता है। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हो, आगे को रिएक्शन चल रहा हो तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जबकि वो रिएक्शन जो कि पीछे को चल रहा होगा, जैसे प्रोडक्ट बन गए, वो दोबारा से जो है वो रिएक्टेंट बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन। ये उसकी एग्जाम्पल दी हुई थी। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का आगे जाके एक टेबल आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो हमने वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन करना है। उसके बाद आगे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कि ऐसा रिएक्शन वो वाला टाइम जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम हो, मतलब कि जिस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाई जाए, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। उसके बाद आ गया हमारे पास, इसकी आगे मज़ीद दो टाइप होती हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या होता है कि व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, कि जब रिएक्शन मज़ीद आगे होना रुक जाए। सीज का मतलब होता है रुक जाना, प्रोसीड का मतलब कंटिन्यू, मतलब जो ऐसा टाइम जब रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू होने से रुक जाए, आगे मज़ीद ना चले, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये कब होता है? फॉर एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। मतलब जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाते हैं। यहाँ पर देखें, क्या जैसे बिल्डिंग है वो खड़ी ही रहेगी जब, क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसके आगे से, पीछे से, ऊपर से और नीचे से, वो सारी सेम है, तो वो गिरेगी नहीं, खड़ी रहेगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर। मतलब उन्होंने कहा है कि ऐसी स्टेट जब रिएक्शन नहीं रुकता। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था कि फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर थे और रिएक्शन रुक गया था। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि वो रेट तो बराबर होगा लेकिन रिएक्शन फिर भी कंटिन्यू होता रहेगा। इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का आपस में कंपैरिजन। डिफाइन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या होता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है। इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा, मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट तेज़ी से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जांपल
मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये रिएक्टेंट है इन केस और ये प्रोडक्ट है। तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होंगे उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, लेफ़्ट से राइट की तरफ। ये शुरू में ये रिएक्शन तेज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएंगे उसको हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। ये राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ होता है। ये शुरू में स्लो होता है, इसका इतना का रेट होता है कि निग्लिजिबल, मतलब उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप हो जाता है। अब इस चैप्टर के आगे दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास एक्शन। अब माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम, मतलब इक्विलिब्रियम तब होगा जब एक सिस्टम क्लोज होगा, मतलब ओपन एनवायरनमेंट में ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत अचीव करना इम्पॉसिबल है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, मतलब क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमने पीछे देखा है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस, वो होते रहते हैं दोनों, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, क्या हो रहा होता है कि जितनी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने उतने प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बने, तो उनकी अमाउंट चेंज नहीं हो रही होती, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिनमें कलर, उनकी डेंसिटी, वो भी सेम ही रहती है उसमें। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट, मतलब इक्विलिब्रियम जो है इसमें अचीवेबल होती है, उसको हम हासिल कर सकते हैं जब हम चाहे हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएं या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएं। एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब उन्होंने कहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट को हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, उसको ख़राब भी वो हो सकती है और वो दोबारा से भी हासिल की जाती है, लेकिन जो स्पेसिफिक उसके प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह हैं उनको हमने कंसीडर करना है, उसको नहीं, मतलब वो हम छेड़ सकते। ये हो सकता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा से हम वही प्रेशर, वही टेम्परेचर उसे दें तो इक्विलिब्रियम स्टेट दोबारा से हम अचीव कर सकें। अगला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको आपने करना कैसे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज भी है कि गोल्डबर्ग और वैग ने कब ये पेश किया था? 1869 में पेश किया था। 1869 में ये रिएक्शन उसने जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये पेश किया था। इसका मतलब क्या था? द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास and rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactive substances। अब उसने कहा है द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट, कि कोई भी चीज़ जिस रेट पे रिएक्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसका एक्टिव मास क्या है, और जो रिएक्शन है वो उसका रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है। मतलब देखें, सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ है उसका जो रिएक्ट करने का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास के, कि उसका एक्टिव मास क्या है, और जो रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन दो तीन चीज़ों से मिलके बनता है, तो रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन सारी चीज़ों के प्रोडक्ट के, एक्टिव मास के प्रोडक्ट के, उन सारी चीज़ों के। मसलन तीन चीज़ें थी, तीन चीज़ों के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के बराबर जो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसको आगे मज़ीद आपने एक्सप्लेन कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइप, देखें हमारे पास ए प्लस बी को अगर हम कर रहे हैं आपस में रिएक्ट, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सी प्लस डी है। अब सपोज करें ए बी सी डी आर द मोलर कंसंट्रेशन, मतलब क्या है? ए बी सी जो है वो मोलर कंसंट्रेशन है उनकी, अगर हम उसको कैपिटल ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक क्या है? उसने कहा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस के, मतलब ए और बी के एक्टिव मासेस के रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमने 9th में भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है तो कांस्टेंट के साथ हम एफ लिखेंगे, फॉरवर्ड, एफ फॉर फॉरवर्ड। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या बराबर होगा? सी और डी के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसको ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लेंगे और इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अब देखें उसने यहाँ पे बताया वेयर के एफ, ये वाला के एफ एंड के आर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं।
अब देखें इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा कि ये वाला जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। हम इक्विलिब्रियम स्टेट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएं तो वो हमारे पास कंडीशन जो है, वो वाली स्टेट जो है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की ये वाली इक्वेशन थी और रिवर्स रिएक्शन की ये वाली इक्वेशन थी, ये दोनों बराबर हो गए। हम क्या करेंगे, देखें के एफ इधर है, ये जो के आर है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, के एफ इधर ही रहा, के आर इधर आके डिवाइड हो गया। इसी तरह सी डी इधर ही है, ये ए और बी ये दोनों इधर के एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये इधर आगे डिवाइड हो गए। यहाँ पर हमारे पास आ गया के एफ ओवर के आर, ये वाला के आर इधर बटे में आ गया, ये वाला ए और बी यहाँ पर इधर ओवर की फॉर्म में चला गया। के एफ ओवर के आर जो है हमारे पास, इसको हम ले लेंगे के सी के बराबर, केमिकल इक्विलिब्रियम के बराबर, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, ये के सी के बराबर आ जाएगा। तो अब के एफ ओवर के आर की जगह पे हमने लिख देना है के सी, यहाँ पर वही सी डी ओवर ए बी रह जाएगा। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन था। ये क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके दरमियान, उनके एक्टिव मासेस के दरमियान रिलेशनशिप को जो डिस्क्राइब करता है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका यूनिट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स की जो रेशो है उसको, उसका प्रोडक्ट लेना है हमने, मतलब उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे पास रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट, दो बार प्रोडक्ट का वर्ड यूज हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास रिएक्शन के नतीजे में बनती है, और इस प्रोडक्ट का मतलब है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब उन दोनों की जो रेशो होगी उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनको प्रोडक्ट लेना है। और ओवर में क्या होगा हमारे पास, रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब इस एग्जांपल क्या है, इसकी डेफिनेशन को मज़ीद समझ लें। क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है कि प्रोडक्ट्स की जो रेशो होगी उनके पावर ऑफ कोएफिशिएंट साथ लिखने हैं, मतलब सी डी है तो उसके ऊपर सी और डी कोएफिशिएंट भी आएंगे। ओवर में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स के ओवर में जो रिएक्टेंट हैं वो भी बटे में आएंगे, ए और बी हैं तो ए और बी आएंगे। जैसे यहाँ पर देखें हमारे पास ये मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कि के सी सी डी, उनकी जो पावर आएगी सी और डी, और ओवर में हमारे पास ए और बी है, ये हमारे पास प्रोडक्ट थे, मतलब उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट्स की रेशो और जो हमारे पास रिएक्टेंट है उनका आपस में प्रोडक्ट, ये ओवर में लिखेंगे तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगी। और इसका यूनिट क्या होता है, उन्होंने बता दिया है कि इसका यूनिट कोई नहीं होता, क्योंकि ये दोनों जो है ऊपर भी वही वैल्यू होती है, नीचे भी वही वैल्यू होती है, वो आपस में कट जाती हैं, तो नो यूनिट के सी का या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा हमारे पास कि अगर लार्ज वैल्यू ऑफ के सी आ जाए तो क्या होगा रिएक्शन पे, अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ के सी आ जाए तो क्या होगा, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ना तो स्मॉल हो ना लार्ज हो तो क्या होगा। अब लार्ज वैल्यू ऑफ, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की सिमत हमने प्रिडिक्ट करनी है। ये पीछे है हमारे पास रिएक्शन की डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है कि उसके रिएक्शन के सी की वैल्यू पे डायरेक्शन कैसी हो। अब हमने क्या करना है, एक्सटेंट फाइंड करनी है, उनकी शिद्दत को फाइंड करना है कि जो रिएक्शन है वो तेज़ हो रहा होगा, स्लो हो रहा होगा। द लार्ज वैल्यू ऑफ के सी इंडिकेट्स डैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल। उन्होंने कहा कि अगर के सी की वैल्यू लार्ज होगी तो इसका मतलब होगा कि रिएक्टेंट्स, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा तादाद में वही मौजूद हैं, और जो रिएक्टेंट्स हैं वो इतने के हैं कि उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। आर नेग्लिजिबल का मतलब है इग्नोरेबल। इसी तरह अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ के सी हो तो क्या होगा, व्हेन वैल्यू ऑफ के सी इज स्मॉल इट इंडिकेट्स द इक्विलिब्रियम हैज एस्टेब्लिश्ड विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट। मतलब इस स्टेज पे क्या होगा कि रिएक्टेंट्स हमारे पास ज़्यादा मौजूद हैं, जब के सी की वैल्यू छोटी होगी तो इसका मतलब होगा कि रिएक्टेंट्स हमारे पास ज़्यादा मौजूद है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो निग्लिजिबल हैं। के सी की वैल्यू लार्ज थी तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा थे, रिएक्टेंट निग्लिजिबल थे। के सी की वैल्यू छोटी आई है तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो निग्लिजिबल हो गए और रिएक्टेंट्स ज़्यादा हो गए। अब के सी की वैल्यू अगर लार्ज ना हो और ना ही स्मॉल हो तो इसका मतलब होता है कि इस स्टेज पे दोनों जो हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे हैं, ना तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं ना ही हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा है।
तो ये था हमारे पास फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।